प्रिय छात्राएं, मैं जानकी देवी बजाज कन्या महाविद्यालय के प्राणिशास्त्र विभाग की सह आचार्य डॉक्टर फातिमा सुल्ताना। मैं आज आपको इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र और उनके कारक पर व्याख्यान दूंगी। पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र किसी स्थान विशेष पर उपस्थित विभिन्न जैविक तथा अजैविक कारकों से बनी ऐसी प्राकृतिक इकाई है जिसमें विभिन्न कारक पारस्परिक क्रिया द्वारा एक स्थिर तंत्र का निर्माण करते हैं। इसके अंदर सभी जैविक और अजैविक घटक जो है वो इसके अंदर आते हैं और ये एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ यानी एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हुए जो है एक जगह यानी एक हैबिटेट में पाए जाते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया कि पेड़ पौधे जो कि जैविक कारक हैं ये, और जैसे जलवायु है, मिट्टी है, तापमान है, पानी है, ये सब अजैविक घटक हैं। ये दोनों एक दूसरे से मिलकर के एक पारिस्थितिकी तंत्र का संरचना करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र जो है विशाल तथा छोटा दोनों ही हो सकते हैं। एक छोटे से गड्ढे में भी जो है आप एक इकोसिस्टम को पा सकते हैं। एक लकड़ी के टुकड़े को अगर आप उठा करके देखेंगे तो उसके नीचे पाए जाने वाले माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, रेंगते हुए कीड़े, छोटे से मॉसेस, लाइकन, छोटे छोटे पौधे, ये सब वहाँ का एक पारिस्थितिकी तंत्र का संरचना करते हैं। और वो इतना विशाल हो सकता है जैसे कि समुद्र या रेगिस्तान। एक संतुलन बनाए रखना होता है पारिस्थितिकी तंत्र को एक हेल्दी और अच्छा एनवायरनमेंट देने के लिए। और ये जो संतुलन है किसके बीच होना चाहिए? जैविक और अजैविक कारकों के बीच। जैसे कि आपको एक उदाहरण दूं मैं आपको, अगर पानी की कमी हो जाती है या इतना पानी उपलब्ध नहीं है कि वहाँ पर पेड़ अच्छे से पनप सके, तो हम क्या देखेंगे कि पेड़ सूखने लग जाएंगे और उन पेड़ों पर निर्भर करने वाले जंतु वो भी मरने लग जाएंगे। तो धीरे धीरे आप क्या देखेंगे कि वहाँ जो इकोसिस्टम जो था वो खत्म होता चला जा रहा है। इकोसिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं डेजर्ट, आर्कटिक टुंड्रा, रेन फॉरेस्ट, ओशियन, अफ्रीकन सवाना, स्वैम्प। और जैसे मैंने आपको बताया वो विशाल भी हो सकता है और एक छोटा सा पारिस्थितिकी तंत्र जैसे कि एक गड्ढे के अंदर, एक पत्थर के नीचे या एक लकड़ी के सड़े हुए लकड़ी के टुकड़े के नीचे भी आप इस पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना को देख सकते हैं। सभी जीवों को अपनी वृद्धि व पुनः वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। यह ऊर्जा उनको अपने भोजन से प्राप्त होती है। उनके भोजन की आदतों के आधार पर उन्हें हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं: उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक कौन से हुए? हरे पौधे। हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, ये उत्पादक में आते हैं। ये पौधे क्लोरोप्लास्ट द्वारा और ऊर्जा को ग्रहण कर सरल अकार्बनिक पदार्थों जैसे जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा अधिक ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ के रूप में अपना भोजन तैयार कर सकते हैं। तो ये जो हरे पेड़ पौधे हैं जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल है, इसके वजह से क्या है कि ये सूर्य की जो सौर ऊर्जा है उस ऊर्जा को लेते हुए जो है वो अपना भोजन बना सकते हैं। सभी प्रकार की घास, वृक्ष, शैवाल व कुछ बैक्टीरिया इस वर्ग में शामिल हैं। उपभोक्ता में क्या आते हैं? उपभोक्ता में वो जंतु आते हैं जो उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। इसके अंतर्गत सभी जंतु आते हैं। यह पौधों द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर करते हैं, इसलिए इन्हें हम उपभोक्ता कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन तथा खनिज तत्व हमारे भोजन के अव्यय हैं, जो अनाज, फल, साग, सब्जी तथा विभिन्न पौधों से प्राप्त होते हैं। ये सभी उत्पादक घटक पर निर्भर करते हैं।
ये वास्तव में परपोषी जीव हैं। इनको हम 3 वर्गों में रख सकते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, जिसको हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। इनको शाकाहारी प्राणी भी कहते हैं। यह वनस्पति पर अपने भोजन के लिए निर्भर करते हैं। इनमें गाय, बकरी, हिरन, खरगोश, बंदर आदि शामिल होते हैं। ये जो कंज्यूमर्स हैं, जिनको हम प्राइमरी या प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, वो कौन से जंतु हैं जो सीधे ही उत्पादक यानी जो प्रोड्यूसर्स हैं उन पर निर्भर करते हैं। अब कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो इन प्राइमरी कंज्यूमर्स पर डिपेंडेंट रहते हैं। इनको मांसाहारी प्राणी भी कहते हैं और द्वितीयक उपभोक्ता भी कहते हैं। यह अपनी ऊर्जा शाकाहारी जंतुओं से प्राप्त करते हैं। इनको दूसरे चरण में उपभोक्ता भी कहते हैं, जैसे कि लोमड़ी, बिल्ली, भेड़िया इस वर्ग के अंदर आते हैं। इसके बाद आता है हमारा टर्शरी कंज्यूमर। तो हमने कंज्यूमर को किस में 3 में डिवाइड किया है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर। टर्शरी कंज्यूमर हमारा टॉप कार्निवोर भी होता है, या सबसे एपेक्स पे जो होता है उसको हम टर्शरी कंज्यूमर कहते हैं। इसमें वे उपभोक्ता आते हैं जो प्राथमिक व द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता को अपना भोजन बनाते हैं, जैसे मानव, भालू, शेर। ये जो है क्योंकि द्वितीयक और जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं उनके ऊपर अपना भोजन के लिए निर्भर करते हैं, इसलिए हम इनको टर्शरी कहते हैं। टर्शरी कंज्यूमर यानी तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जंतु जिनको हम ओमनीवरस कहते हैं। ओमनीवरस का मतलब ये है कि शाकाहारी व मांसाहारी दोनों पर ही ये निर्भर करते हैं। ये भी हमारे टर्शरी कंज्यूमर्स में आते हैं। तो इसमें आपने जैसे चित्र में देखा, पोलार बियर जो है वो मछली खा रहा है, और बर्ड जो है जैसे बेरी खा रही है, छोटे से नट्स वगैरह। ज़ेब्रा घास को खा रहा है। ये जो ज़ेब्रा है वो कौन सा हुआ, ये प्राइमरी, क्योंकि ये सीधा प्रोड्यूसर्स पर निर्भर कर रहा है। फिर आते हैं ये डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स कौन से हुए, जो प्राथमिक एवं द्वितीयक उत्पादक जीवों के मरने पर मृत शरीर अनेक प्रकार के बड़े जीवाणु, कवक इत्यादि द्वारा अपघटित होते हैं, जिससे मृत कार्बनिक पदार्थ पुनः सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल जाता है, और इस प्रकरण में जीवाणु ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो अपघटन करने वाले जीवों को हम अपघटक यानी डिकम्पोजर्स कहते हैं। इसमें स्कैवेंजर्स भी आते हैं। स्कैवेंजर्स हम किसको कहते हैं, जो डेड एनिमल्स पर फीड करते हैं, जैसे कि वल्चर्स। वल्चर जो है वो मरे हुए जंतुओं पर को अपना आहार बनाता है, और फिर उस आहार के ज़रिए जो है वो बड़े ऑर्गेनिक मटेरियल को छोटे इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट होता है। और इसी तरह से जैसे चित्र में आप देख रहे हैं, अर्थवर्म, ये मिट्टी में होता है। तो मिट्टी में जैसे मरे हुए जैसे पत्तियाँ जो झड़ जाती हैं, ये सब जो है इनको खा करके ये उसको एकदम फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट कर देता है। तो अल्टीमेटली हम क्या देखते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स जो मटेरियल था वो डिसइंटीग्रेट होकर के या डिकम्पोज होकर के छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट होते हैं, और अल्टीमेटली ये फिर वापस प्रोड्यूसर्स को ही उपलब्ध करवा दिए जाते हैं सॉइल के थ्रू। फूड चेन हम किसको कहते हैं, खाद्य श्रृंखला को। इस चित्र में जैसे आप देख सकते हैं, जो प्रोड्यूसर्स है वो है घास। तो घास के ऊपर कौन निर्भर कर रहा है, ग्रासहॉपर, और इस ग्रासहॉपर को अपना आहार बना रहा है ब्लू बर्ड, जिसको हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। और ब्लू बर्ड को अपना आहार बना रहा है ये सांप, जो कि टर्शरी कंज्यूमर है। इसके ऊपर एक एपेक्स प्रेडेटर और आ रहा है, वो है आउल। अब इनमें से अगर किसी भी श्रृंखला में किसी भी जंतु का जो है वो डेथ हो जाती है, मर जाते हैं, तो वो जो शरीर है वो डिकम्पोज हो करके न्यूट्रिएंट्स वापस सॉइल में घुल जाते हैं, और वो प्रोड्यूसर्स को अवेलेबल कर दिए जाते हैं। और ये काम कौन कर रहा है, डिकम्पोजर्स। तो हम खाद्य श्रृंखला जो है किसको कहते हैं, इट शोज व्हाट ईट्स व्हाट इन एन इकोसिस्टम। तो पारिस्थितिकी तंत्र में कौन किसको खा रहा है। आप जैसे इसमें देख सकते हैं, हिरण जो है वो घास और पत्तियों को खा रहा है, और इस हिरण के ऊपर निर्भर कर रहा है शेर। तो आपका जो है प्रोड्यूसर हुआ है ये जो जंगल में पेड़ और घास वगैरह जो दिख रहे हैं वो आपके प्रोड्यूसर्स हुए, और हिरण जो है वो
प्राइमरी कंज्यूमर जो कि हर्बीवोर्स है, और फिर उसके बाद ये आपका सेकेंडरी कंज्यूमर हुआ आपका शेर। ये दूसरी श्रृंखला का एग्जाम्पल है जिसमें प्लांट जो है वो प्रोड्यूसर है, इसके ऊपर निर्भर कर रहे हैं कीट, इंसेक्ट्स, और इन इंसेक्ट्स के ऊपर आहार अपना बना रहे हैं ये माउस, चूहा, और इस चूहे को जो है अपना आहार बना रहा है आउल। तो आप देख सकते हैं ये सीधा एक दूसरे के ऊपर निर्भर कर रहे हैं अपने भोजन के लिए। पर ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यही चेन फॉलो होता रहेगा। एनिमल्स एक दूसरे को जो है इंटरडिपेंडेंट है, कोई किसी पर निर्भर कर रहा है, कोई किसी के ऊपर निर्भर कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि एक जंतु एक ही तरह का भोजन हमेशा लेता रहेगा। तो ये आप जैसे इसके अंदर देख रहे हैं, पेड़ के ऊपर जो है कौन-कौन निर्भर कर रहे हैं, चूहा निर्भर कर रहा है, रैबिट और बकरी अपने भोजन के लिए। और इनको जो है खाने वाले हैं जैसे साँप है, आउल है, वुल्फ है, जैकॉल है। अब इनको खाने वाला शेर है, और सांप, और इस वाले श्रृंखला में आप देख सकते हैं ईगल ये। तो ये एक तरह से जाल की तरह बना रहे हैं। तो फूड जो है वो सारे एनिमल्स अपने-अपने चॉइस के हिसाब से अपने टर्शरी प्रोड्यूसर्स और फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर्स के तौर पे जो है ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक जाल की तरह होते हैं जिसको हम कहते हैं फूड वेब। पॉपुलेशन हम उसको कहते हैं जिसमें एक तरह के जंतु जो हैं एक ही वातावरण में एक समय में पाए जाते हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं हाथियों का झुंड। ये हाथियों का झुंड जो है अफ्रीका का पूरा एक झुंड है, और दूसरा जो है आप देख सकते हैं केरला। तो इसको हम इस पूरे एक एक ही तरह के जंतु जो पाए जाते हैं एक वातावरण में एक समय में, उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। इसमें जैसे आप देख सकते हैं सभी पेंगुइन्स का समूह दिख रहा है आर्कटिक रीजन में। कम्युनिटी हम किसको कहते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के जो पॉपुलेशंस हैं वो सब मिल कर के एक जगह एक हैबिटेट में एक दूसरे को इंटरैक्ट करते हुए जो है वो वहाँ पर पाए जाते हैं, उनको हम कम्युनिटी कहते हैं। जैसे आप इसके अंदर देख सकते हैं इसमें जिराफ का समूह भी दिख रहा है, जेब्रा का दिख रहा है, हिरणों का दिख रहा है, बर्ड्स हैं, और यहाँ पे पानी और लैंड ये सब आप देख रहे हैं। तो जैविक और अजैविक सब मिलकर के जो है एक पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना कर रहे हैं, और विभिन्न प्रकार के पॉपुलेशन उस एक जगह में पाए जा रहे हैं। बायोटिक में आप क्या देखते हैं कि जितने भी जैविक हैं यानी जो लिविंग हैं, जो ग्रो करते हैं, उनको हम जैविक घटक कहते हैं। तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र की पोषण रचना का ज्ञान जैविक घटकों से होता है। ये प्रकृति के कार्यात्मक खंड हैं। ये पोषण के प्रकार तथा ऊर्जा के स्रोत पर आधारित होते हैं, और वो हैं प्रोड्यूसर्स जिनको हम ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं, कंज्यूमर्स जिनको हम हेटेरोट्रॉफ्स भी कहते हैं, और डिकम्पोजर्स जो डेट्रीवोरस होते हैं। ये सब मिल कर के जो है एक बायोटिक यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इकोसिस्टम की संरचना करते हैं। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं चूहा, हिरन, अर्थवर्म, केंचुआ और आउल और ग्रास। जो लैंडस्केप है इसमें ग्रास है। तो ये ग्रास प्रोड्यूसर का काम कर रहा है जो ऊर्जा यानी अपना भोजन खुद बना सके, और इस ऊर्जा के ऊपर निर्भर कर रहा है चूहा या हिरन, आउल, ये कंज्यूमर्स हैं ये। और इनके जो डेड मटेरियल है उसको डिकम्पोज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और केंचुआ ये डिकम्पोजर्स की श्रृंखला में आते हैं। तो बायोटिक कारक के जो है वो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं क्योंकि वो लिविंग हैं। तो लिविंग हम कैसे कह सकते हैं, वो कोशिकाओं के बने हुए हैं, टिश्यू सेलुलर लेवल है, ऑर्गन लेवल है, और वो वातावरण को रिस्पॉन्ड करते हैं, अडेप्ट करते हैं। यानी तेज़ गर्मी हुई तो महसूस होगा, ठंड होगी तो महसूस होगा, प्यास लगा तो महसूस होगा, भूख लगी तो महसूस होगा। तो ये जो है ये सारे अडेप्टेशंस अपने आप को अडेप्ट भी करते हैं वातावरण के बदलते मौसम को देखते हुए, और ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं यानी बड़े होते हैं, और रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने ऑफस्प्रिंग्स यानी बच्चे पैदा करते हैं जो पेरेंट्स के जैसे ही होते हैं।
और जो केमिकल रिएक्शंस हैं यानी कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म जो मेटाबॉलिज्म के अंदर आते हैं, इससे जो है वो एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। और एनर्जी जो मेन जो एनर्जी जो ट्रैप करने वाला जो श्रृंखला था वो कौन सा था? प्रोड्यूसर्स, क्योंकि यही हैं जो हरे पौधे जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है और ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इसीलिए सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करके ये अपना भोजन बना सकते हैं। ये एनर्जी फिर ट्रांसफ़र होता है एक लेवल से दूसरे लेवल, जिसको हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल्स। और कोशिकाओं में भी जो है वो मूवमेंट मेंटेन होता है, यानी जैसे इकोसिस्टम का एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, इसी तरह से इकोसिस्टम में जो जैविक कारक है, उनकी जो कोशिकाएँ हैं वो भी अपना इक्विलिब्रियम बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं होम्योस्टैसिस। एबायोटिक फैक्टर्स जिसको हम कहते हैं अजैविक कारक। तो अजैविक घटक ये ऐसे घटक हैं जिनमें जीवन नहीं होता है, लाइफ नहीं होती है, जीवन नहीं होता है, ये फिज़िकल फैक्टर्स होते हैं ये। तो इनको हम भौतिक कारण और रासायनिक, अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ के तौर पे हम देख सकते हैं, जैसे कि हवा है, सनलाइट, मिट्टी है, टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर जो पूरा वातावरण है, पानी, ये सब जो है अजैविक घटक होते हैं। और ये सब कौन-कौन होते हैं? जिनमें कोई जीवन नहीं होता है। जैसे बताया था बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक तो लिविंग होते हैं जो कि पेड़, पौधे, जंतु, फंजाई, बैक्टीरिया वगैरह इसके अंदर आते हैं। और नॉन लिविंग जिसमें जीवन नहीं होता है वो है पानी, सनलाइट, मिट्टी, एयर, हवा, टेम्परेचर। अब इसमें जीवन नहीं होता है, पर क्या हम ये कहेंगे कि ये दोनों अलग-अलग रह सकते हैं, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स? नहीं, ये दोनों मिलकर के रहते हैं इकोसिस्टम को बनाने में, और बल्कि एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी बायोटिक फैक्टर्स का असर आप एबायोटिक फैक्टर्स पे, एबायोटिक का जो है वो बायोटिक पर देख सकते हैं। जैसे कि आप देखें, अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो अकाल पड़ने लग जाता है, पेड़-पौधे सूखने लग जाएँगे, जंतु मरने लग जाएँगे। इसके अंदर जैसे एग्ज़ाम्पल दिया है कोरल। कोरल कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र के अंदर। तो जैसे-जैसे तापमान बढ़ता जा रहा है पानी का, तो कोरल के जो कलर्स हैं, वो फ़ेड होते चले जा रहे हैं और वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। मछली जो कि उसमें पानी में रहती है और एक छोटे से तालाब में अगर वो अपना नाइट्रोजन वेस्ट छोड़ रहा है एज़ एक्सक्रीटा, तो वो जो नाइट्रोजन वेस्ट है, उस पॉन्ड का नाइट्रेट लेवल को बढ़ा रहा है, जो पौधों को काम में लिया जा सकता है। तो वहाँ के जो पौधे हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है इस नाइट्रेट लेवल से। तो हम क्या देखते हैं कि ये एक-दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगी। जो रेप्टाइल्स हैं, इसके अंदर क्या है कि तापमान डिसाइड करता है कि सेक्स मेल होगा या फीमेल होगा। आप सब जानते हैं ह्यूमन बीइंग में XX क्रोमोसोम जो है वो फीमेल होता है और XY क्रोमोसोम जो है वो मेल होता है। तो जीन्स डिटरमाइन करते हैं कि भई मेल कौन-सा होगा और फीमेल कौन-सा होगा। पर रेप्टाइल्स के अंदर, मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स में क्या है कि जो सेक्स है वो डिटरमाइन कौन करता है? तापमान। अगर बहुत ज़्यादा तापमान होता है तो मेल्स का परसेंटेज जो है वो बहुत हाई होता है। तो अगर आपने कभी बिहेवियर पढ़ा हो या सुना हो, क्रोकोडाइल और घड़ियाल जो है जब अपना नेस्ट यानी जहाँ पर वो अंडे रेत के अंदर दबा कर के रखते हैं, तो कभी रेत को ढकते हैं उन अंडों के ऊपर, कभी उनको वहाँ से हटाते हैं। तो इस तरह से वो इंक्यूबेशन के दौरान टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, ताकि मेल और फीमेल का जो रेशियो है, वो संतुलित रहे। क्यों? आप जानते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में अगर मेल और फीमेल का रेशियो डगमगा जाता है, तो उस जीव या उस जंतु का जो है एग्ज़िस्टेंस पॉसिबल नहीं है और वो एक्सटिंक्ट होने के कगार पर पहुँच जाता है। जैसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल आपका ये घड़ियाल इटसेल्फ ही है। इसमें यही हो रहा है, ये जो ग्लोबल वार्मिंग के वजह से तापमान बढ़ता चला जा रहा है, तो इसके अंदर जो मेल और फीमेल का रेशियो है, वो इतना बिगड़ गया है कि अब
आगे जो है इनका पॉपुलेशन पनपने में इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है और इसीलिए ये एंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में आ गए हैं। तो आपने देखा कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, और बायोटिक फैक्टर्स जो है वो एबायोटिक फैक्टर पे पूरी तरह निर्भर करते हैं और अपने आप को सरवाइव करने के लिए इन्हें इनके साथ संतुलन बनाए रखना होता है। अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस बदल रहे हैं बहुत तेज़ी से, जैसे कि अभी ग्लोबल वार्मिंग में आप देख रहे हैं, तो असमय ही आप देखते हैं कि कभी फ्लड्स आ रहे हैं, तो कभी अर्थक्वेक आ रहा है, कभी अकाल पड़ रहा है। तो ये सारे जो है चेंजेस हैं, जो पर्यावरण है उसके अंदर बदलता ये परिवेश जो है, बदलते परिवेश के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से ये बायोटिक फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है और धीरे-धीरे जो है वो जंतुओं पर इतना असर पड़ रहा है कि जीवन व्यतीत करने में बहुत दिक्कत आ रही है। इसीलिए बार-बार कहा जाता है कि पेड़ लगाओ, क्योंकि पेड़ों की कमी से ही बारिश नहीं होगी और अगर बारिश अच्छी होनी है तो ज़रूरी है कि पेड़ लगे। धन्यवाद।